लोग ध्यान देंगे, हम लोग वेक्टर की स्टडी कर रहे थे और फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर हम स्टडी कर चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। और अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है तो पहले जाकर उसको देखिए, ताकि गिवन लेक्चर में आने वाले जितने भी टॉपिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी जानेंगे वेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ वेक्टर के टाइप्स बता चुका था, जिसमें से दो वेक्टर मैं आपको बताया हुआ था, पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सल वेक्टर क्या होता है। पोलर वेक्टर उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया तो हम क्वेश्चन करेंगे कहां से स्टार्ट किया, तो मैंने कहा अपने घर से स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कौन सा वेक्टर है, पोलर वेक्टर। ओके, एक बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया तो मेरे से पूछेंगे कहां फोर्स लगाया, तो मैं बोलूंगा यहाँ फोर्स लगाया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, वो सब कौन से वेक्टर कहलाते हैं, यस पोलर वेक्टर कहलाते हैं। और पोलर वेक्टर किस मोशन के बारे में हमको बताता है, आंसर लीनियर मोशन, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट वेक्टर हम स्टडी कर रहे थे एक्सल वेक्टर। एक्सल वेक्टर किसके लिए यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन। ये पंखा कौन सा मोशन कर रहा है, तो आंसर रोटेशनल मोशन कर रहा है, बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो यदि कोई बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है फिर भी उसका मोशन हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में जो भी हमारे वेक्टर्स होंगे लाइक एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जितने भी वेक्टर आते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो आंसर है एक्सल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब की डायरेक्शंस हम लोग राइट हैंड कर्व रूल से हम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको पूरे लेक्चर में बताता हूँ। चलिए अब आगे कुछ कैरेक्टर और जानते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में, लाइक इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम किसको कहेंगे, तो जरा समझिए इसको। हमने क्या किया, यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी। इस ऑब्जेक्ट पर हमने कुछ फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इस ऑब्जेक्ट पर भी हमने कुछ फोर्स लगाया 5 न्यूटन। तो हम दोनों बॉडीज पर फोर्स लगाया है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, और दोनों पर जो फोर्स लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया है, तो आंसर है टुवर्ड्स ईस्ट। तो दोनों बॉडी है अलग अलग जिन पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा रहा है और सेम डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो ये वाले जो वेक्टर्स होंगे वो कौन से वेक्टर कहलाएंगे, आपके इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में आपको क्या रखना है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, इक्वल, एंड डायरेक्शन भी कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो वो कौन से वेक्टर कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। इसी तरह से इसका उल्टा अपोजिट वेक्टर, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का दिस वे टुवर्ड्स इस डायरेक्शन, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का ही लगाया बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कौन से वेक्टर कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन पलट देगा, दिस इज नेगेटिव वेक्टर, और ये हम बहुत करेंगे वेक्टर में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इसमें कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर में सबसे पहले तो आपको क्या इमेजिन करना है, प्लेन को इमेजिन करना है। किसको इमेजिन करना है, प्लेन। तो ये एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है। इस प्लेन में एक वेक्टर ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, और तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं, डायरेक्शन अलग हो सकती है, बट है तो एक ही प्लेन होगा। तो ये कौन से वेक्टर कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर हम किसको कहेंगे, उनके मैग्नीट्यूड से हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एक आदमी नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है 5 किलोमीटर, एक दूसरा आदमी भी नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है 10 किलोमीटर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, बट एक ज्यादा चल गया एक कम चल गया। तो ये कौन से वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर, दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। इसके बाद को इनिशियल वेक्टर हम किसको कहेंगे, तो अभी थोड़ी देर में आपको छुट्टी हो जाएगी तो सारे बच्चे भाग जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है ये कौन से वेक्टर कहलाएंगे, को इनिशियल, क्योंकि अलग अलग वेक्टर बनेंगे बट सबकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है, कौन सा, कोचिंग। तो कोचिंग से जब छुट्टी होती है तो कोई आदमी इधर की तरफ चला गया, कोई बच्चा इधर चला गया, कोई बच्चा उधर चला गया, बट सबका इनिशियल पॉइंट तो यही है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, को इनिशियल वेक्टर। ओके, फ्री वेक्टर स्पेस में हम इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसको फ्री वेक्टर कहेंगे। लोकेलाइज्ड वेक्टर एक लोकेशन के लिए होगा,
बट अब हमको जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स में स्टडी करना है वो हम लेते हैं पहले यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आज हम लोग 3 वेक्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, सेकंड हम लेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, थर्ड हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और इन्हीं का ज्यादा यूज हम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। देखो, एक चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि नाम से ही लिखा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर हो रहा है कि यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ओके, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको समझिएगा। मैंने आपको एक वेक्टर दिया वेलोसिटी ऑफ बस, मैंने आपको बस की वेलोसिटी बताई 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो एक बस की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ। अब मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करूंगा? तो आंसर ये मैंने इसका ये एरो बना दिया। अब एरो की जो लेंथ होगी वो किसको इंडिकेट करेगी? इसके मैग्नीट्यूड को। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये वेलोसिटी ऑफ बस है 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए, मैं दूसरे तरह का वेक्टर बनाता हूं। ये इतना बड़ा, ये भी एक वेक्टर है, पहचान में तो आता है कि फैमिली का है। हम पहले देखिए बच्चों को पहचान लेते हैं कि चाचा का, ये मामा का, ये ताऊ का, राइट। ओके, बट छोटा है, इतना छोटा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसका बच्चा है? वेलोसिटी ऑफ बस का बच्चा है। तो हम लिखेंगे इसको वेलोसिटी ऑफ बस, बट हमें इसको पहचानने के लिए इसके ऊपर एक बर्थडे केयर लगा देंगे, एक कोई बना। तो ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया किसका? बस का। ठीक है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, यूनिट वेक्टर तो होगा ही होगा हर एक चीज में। आपको 5 किलो शुगर चाहिए तो पहले कितनी रख पाओगे? 1 किलो, तभी तो 5 किलो जाओगे। आपको 100 मीटर चलना है तो पहले कितना चलोगे? 1 मीटर, तभी 100 चल पाओगे। ठीक है। तो हर एक चीज में क्या होता है, एक यूनिट तो होता ही होता है। ठीक है। ओके, और यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो बच्चा है इसका नाम लोगों ने रखा यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आंसर है इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो फुल वेक्टर की डायरेक्शन है। और फुल वेक्टर का नाम क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस। तो वेलोसिटी ऑफ बस टुवर्ड ईस्ट है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसी होगी? टुवर्ड ईस्ट। ओके, चलो ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं यूनिट वेक्टर को, उसको और अच्छे से समझिए। ये 2 चीज हम समझ गए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो फुल वेक्टर की होती है। इसके बाद की कहानी सुनिए। हमने आपको एक वेक्टर दिया और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेटर से वो वेक्टर है ए। ठीक है, ए एक वेक्टर है। ओके, अब इस ए वेक्टर का मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। इसका यूनिट वेक्टर में क्या मानूंगा? एक है। और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। तो आंसर है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो हम कैसे लिखेंगे? मॉड लगाएंगे, तो ये क्या बता रहा है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। तो इसी ए वेक्टर के 2 पार्ट है, जो दोनों चीजें होती है। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस उसके पास क्या होती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम हेल्प किसकी लिया करेंगे? यूनिट वेक्टर की, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो वेक्टर की। तो इस ए वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, एक तो इसके पास यूनिट वेक्टर होता है, दूसरा इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है? मॉड में लिखा जाता है, ताकि आपको ये क्लियरिफाई हो जाए, ये स्पेसिफाई हो जाए कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, बट अभी फिलहाल हम उसका क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे कि बस की वेलोसिटी है 5। ओके, तो हम क्या लेना चाह रहे हैं? अभी 5 लेना चाह रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन को नहीं लेना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर काटने के लिए हम ये दीवार लगा देते हैं। अब एक कबूतर को पिंजरे में बंद कर दो, तोड़ पाएगा क्या? नहीं।
तो कबूतर ही रहेगा वहां। ओके, तो ये हो गया। अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है इसको जरा समझिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमने ये ए वेक्टर का मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लिया और इस मैग्नीट्यूड से हमने यूनिट वेक्टर का क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, फुल वेक्टर। अगर आप 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 1 क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, और 5 उसका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, उसकी स्पीड है। एनीवे, तो इन तीनों का आपस में ये रिलेशन होता है और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है। अच्छा, अब इसी फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ए कैप का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन करनी है तो आपको ए वेक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए प्लस उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तब जाके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसको, यूनिट वेक्टर। समझेगा, तो ये आपको एक चीज याद रखनी है इसमें। ओके, अब यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जरा एक चीज समझेंगे, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ज्यादा हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर के लिए। तो अब इसको देखिए, ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, इनका आपस में क्या रिलेशन हो, याद रखोगे। फुल वेक्टर कैसे प्राप्त होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ फुल वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा, फुल वेक्टर। हाँ बेटा, सर ये यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है क्या, हाँ यूनिट वेक्टर का ये सिंबल है, इसको कैप बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे, कैप, ठीक है, कैप या हैट, टोपी लगाते हैं। चलिए, तो यूनिट वेक्टर का जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया वो मैं साइड में लिख देता हूँ, या फुल वेक्टर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ए वेक्टर इक्वल टू मॉड, पहले हम मैग्नीट्यूड लिखा करेंगे बेटा, क्या लिखा करेंगे पहले, मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन। अब देखिए, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमने मान लिया यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन और उसको हमने नाम दे दिया आई कैप। क्या नाम दे दिया बेटा, आई कैप। और ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया आज से कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, आई कैप। यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन इज, उसका नाम क्या रखेंगे, जे कैप। नेक्स्ट हम लेते हैं यूनिट वेक्टर आपको भूले ही जेड डायरेक्शन तो इस तरह से आपकी यूनिट वेक्टर कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर कहीं आई कैप लिखा है तो वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव होगी, तो आएगा एक्स की डायरेक्शन में। जे लिखा है तो वाई की डायरेक्शन में, के लिखा है तो जेड। अब इसको और अच्छे समझिए इसी चीज को। अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया इस तरह से, एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ की, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो ये क्या होता है बेटा, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जे। जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। अब इनकी स्पेसिफिसिटी ये है कि अब आप जरा और भी गहराई से इसको समझिए, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमको बहुत अच्छे समझ आनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम यूज करेंगे वेक्टर में। वेक्टर में क्या, कहीं पर भी हम यूज करेंगे कैलकुलेशन में। देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स वाई प्लेन। ये जेड और ये वाई, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, यस, वाई जेड प्लेन। और इनको मिलाकर क्या बनेगा बेटा,
प्लेन। और कैरेक्टरिस्टिक सुनिए इनकी, एक्स बाय प्लेन में जेड की वैल्यू कितनी होती है? 0। वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स जेड प्लेन में वाई की वैल्यू 0 होगी। अब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें हम चाहे तो एक्स को इस डायरेक्शन मान ले तो फिर आई कैप आपका यू हो जाएगा, हम चाहे तो वाई को इस डायरेक्शन मान ले तो जी कैप आपका यू हो जाएगा। तो ये आर्बिट्रेरी है, किसी भी डायरेक्शन में आप मान सकते हो। बट एक्स के लिए क्या फिक्स कर दिया? आई कैप। वाई के लिए क्या फिक्स कर दिया? ए कैप। जेड के लिए क्या फिक्स कर दिया? बट जब आप ऐसा कर रहे हो कि कभी आपको एक्स ये नहीं बोलना तो ये बोलना है, बट एक कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कभी भी भूलना नहीं है, वो आंसर है 90 डिग्री। ये जो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये अकेला नहीं है कि ये एक्स है और ये वाई है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। हर किसी के साथ एंगल 90 डिग्री। देखो एक्स का वाई के साथ एंगल कितना? 90 डिग्री। एक्स का जेड के साथ एंगल 90 डिग्री, वाई का जेड के साथ एंगल 90। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होनी चाहिए, भले आप उसको कैसे भी घुमा लीजिए, तो नहीं बात। ओके, एक तो ये चीज हो गई। अब इसको हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? तो आंसर है हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। अभी मैं उसको अलग से लूंगा। फिलहाल पोजीशन लिखने का तरीका क्या है? तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया, मैंने आपको इस पंखे की पोजीशन बताई, इस पंखे तक मेरे को जाना है, ठीक है। और इधर ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए कि ये वाला जो लाइन है दीवार को देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और वहां फैन लगा हुआ है। अब मुझे उस फैन के पास जाना है तो दो रास्ते हैं, एक तो ओरिजिन से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, डायरेक्ट आपको कहाँ पहुंचा देगी? फैन पर। अच्छा, अब आपको वो जो लाइन ड्रॉ करनी है, फैन वहां लगा हुआ है, लाइन को आप स्पेस में कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आपका फ्रीडम है। तो आपने लाइन ऐसे नहीं ऐसे कर दी, तो ये वाली लाइन जब आप ऐसे ड्रॉ करते हो, जैसे फिर से आपका फैन तो यहां लगा हुआ बेटा और मैं यहां खड़ा हुआ हूं और ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें ना बात को ध्यान दें। अब यहां खड़े होकर मैं इस फैन की पोजीशन बता रहा हूं, ये घूम रहा है, इस फैन की मैं पोजीशन बता रहा हूं, तो मैंने यहां पे उसकी पोजीशन बताई, तो मैंने ये लाइन ऐसे बताया कि ये वाला फैन 10 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं 10 मीटर गया इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरे को फैन को नहीं मिला। मैंने ये लाइन ड्रॉ की 10 मीटर, अभी भी फैन नहीं मिला। हाँ, तो आपको दोनों चीजें देखनी है कि वो फैन 10 मीटर की डिस्टेंस पर तो है, बट इसकी पोजीशन कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे है। तो हम बताएंगे उसकी पोजीशन ये, तो हम एरो ऐसे बनाएंगे। तो एरो बनाने का मीनिंग ही ये है कि उसमें क्या जानी चाहिए? उसकी डायरेक्शन आना चाहिए, प्लस उसका क्या जाना चाहिए बेटा? बात समझाई कुछ? ये तो एक रास्ता हुआ कि फैन तक पहुंचना है, डायरेक्ट आपने एक एरो ड्रॉ किया फैन की डायरेक्शन में, क्योंकि फैन वहां लगा हुआ है। अगर फैन यहां लगा हुआ होता तो हम एरो ऐसे ड्रॉ करते, ना कि ऐसे ड्रॉ करते। फैन पे पहुंच गए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेकर कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया उस फैन के पास जाना है, चलो ठीक है, ये ओरिजिन है, यहां पे चलिए 3 मीटर, तो आप वहां से चलकर आए 3 मीटर, तो आपने लिखा 3। अब दूसरे आते हैं बोला 3 तो 3 होता है, कहां से 3 चला है, क्या क्या सब होता है, किस डायरेक्शन में चला है? 3 तो ऐसे भी है, 3 तो ऐसे भी है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? अब आपको समझ आ गया किस डायरेक्शन में चला हुआ है। यस, तो नंबर तो नंबर होता है, 3 तो इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बट आपने जिस डायरेक्शन में 3 मीटर चले हो उसका कोई इंडिकेशन भी तो होना चाहिए डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन कौन बताएगा हमको? यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होती है? फोर्स। तो आप एक्स की दिशा में चले ही कितना हो? 3 मीटर। अच्छा, क्या फैन पे पहुंच गया? अंदर लो, फैन तो हुआ है, यहाँ आ गया 3 मीटर। अब मैंने कहा यहां से चल के जाओ 7 मीटर, अब चले आप 1 2 3 4 7 मीटर चले गए, कहां गए? वहां पर। तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर में फैन नहीं आता है, 4 मीटर और चलना पड़ता है, तो हम लिखेंगे इसको 4 जे क्या वहां पहुंच गए। अभी भी फैन के पास क्योंकि फैन को ऊपर टिका हुआ है, तो अब आपने नथैनी लगाई और उसको चढ़ना स्टार्ट किया, तो 5 मीटर आप कहां गए? ऊपर की तरफ।
तो प्लस 5 ये क्या है। अब आप कहां पहुंच गए, और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन उसी के बराबर है जो पहले वाले रास्ते के बराबर थी। ये वाला जो मैंने सीधा एरो ड्रॉ किया है, ये एरो भी आपको कहां लेकर जाता है, पेन के पास, और ये रास्ता भी कहां लेकर जाता है, पेन के पास। इसलिए हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये हमने जो एरो ड्रॉ किया है, इसको हमने नाम दिया था आर, जो कि हमको कहां पर ले जाता है बेटा, पेन के पास। और ये वाला डायरेक्शन भी हमको कहां लेकर जाता है, पेन। तो इसका मतलब ये वाला जो पाथ है, ये वाली जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट, क्या नाम था इसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली जो पोजीशन है, वो किसके बराबर है, आर। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बताया करेंगे बेटा, पोजीशन बताया करेंगे। किस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। किसकी हेल्प लेके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेके। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को समझने के बाद अब हम समझेंगे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, क्योंकि उसका यूज हमको जाना पड़ेगा। चलो उसको लेते हैं। तो दो वेक्टर हमको स्टडी करने हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे पोजीशन वेक्टर, सेकंड हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है और ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ वेक्टर है। ओके, किस तरह का होता है पोजीशन वेक्टर, तो इसको जरा समझिए। पहले तो आप ये समझिए पोजीशन क्या होती है। मुझे किसी व्यक्ति की पोजीशन बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये लड़का मेरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये लड़का 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो तुरंत दूसरा आदमी बोलेगा कहां से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, आपसे 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, या मेरे से है, या उस दीवार से। बोलो कि बोलो, है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जब 10 मीटर डिस्टेंस नापने जाओगे तो मैं बीता का रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कैसे रखूं, तब जाके मैं उसको पहुंचाऊंगा। हाँ, तो किसी भी व्यक्ति की पोजीशन बताने के लिए पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा कि इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो बंदा वहां खड़ा है। अब मैं देखता हूँ थोड़ी देर में वो वहां चला गया, तो पहले अब उसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में वहां थी, अब उसकी पोजीशन वहां है। तो पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट हमको कहाँ मिलता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिलता है। उसका हमने नाम क्या रखा है, ओरिजिन। और उसको तो हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है, मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं आपकी पोजीशन बता रहा हूँ, तो मैंने यहीं पर अपना क्या बना लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। तो मैं क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, मैं क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो बंदा वहां खड़ा है 10 मीटर की डिस्टेंस पर, तो मैं एरो ऐसे बना दूंगा, तो ये मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन होगी। मेरे रिस्पेक्ट में वो बच्चा वहां खड़ा हुआ है, तो मैं एरो ऐसे बनाऊंगा, अब ऐसे नहीं बनाऊंगा, और इस एरो का मैं नाम रखूंगा 10 मीटर, और इस एरो का नाम मैं रखूंगा 5 मीटर इस डायरेक्शन में, इस एरो का नाम 10 मीटर इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। तो पोजीशन बताने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या बताओगे, पोजीशन। सामने से ट्रेन जाती, आपने देखी, मैंने देखी, तो मैं तो अंधा हूं। अब मैं पहले से पूछूंगा ट्रेन आई क्या, तो हाँ आई ना, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ट्रेन सामने खड़ी है। क्लियर है। तो आपने पोजीशन बताई नहीं बताई, अब आपने पकड़ा मिला, आप ले गए। तो आप देखिए पोजीशन। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन आप अल्टीमेटली खुद ही समझ जाओगे। देखो ना, तो तरीका क्या है, हमको एक प्लेन चाहिए, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर क्या बताता है, मोशन इन ए प्लेन। तो हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, प्लेन की। तो हमको प्लेन चाहिए, और प्लेन बनाने के लिए हम एक डायरेक्शन में नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें लेंथ भी होती है और प्लस विड्थ भी होती है। ठीक है, तो हमको ये चाहिए पूरा। तो हमने देखो ड्रॉ किया, ध्यान देगा, ये हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया लाइक दिस, एंड एक एक्सिस हमने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन बोलिए, स्टार्टिंग पॉइंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, या फिक्स्ड पॉइंट बोलिए, या रेफरेंस पॉइंट बोलिए। ओके, अच्छा, अब ये डायरेक्शन का नाम क्या रखा बेटा, ये डायरेक्शन का नाम क्या रखा, और एक्स डायरेक्शन को बताने वाला कौन सा वेक्टर है, यूनिट बताइए, आंसर है आई क्या। और वाई डायरेक्शन के अलावा कौन सा वेक्टर होगा, जी क्या। अब मेरे रिस्पेक्ट में एक आदमी यहां खड़ा है, यहां पर, और उसका नाम है पी। मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन को।
ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन की जो लेंथ होगी वो इस पॉइंट पी का क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। कितनी मैग्नीट्यूड मतलब कितना साइड है इसका मेरे से बात करता हूं। एनीवे ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसको मैं लिखूंगा बेटा आर। ये जो मैंने एरो लगा दी तो ये क्या बताएगा उसका डायरेक्शन, ये मेरे से इस डायरेक्शन पर है इतने डिग्री के एंगल पर। अगर ये आदमी जा खड़ा हो तो ये मेरे से इस डायरेक्शन पर इतने डिग्री के एंगल पर, तो एरो मैं ऐसे बनाता हूँ। और डायरेक्शन बताने के लिए मैं एंगल की हेल्प भी ले सकता हूँ या फिर सिंपली एरो का खींचकर मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं इसको अब क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया, पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ओ के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन कितनी, आर वेक्टर। और इसको हम सिंपल वे में क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, और इसके लिए हमने सिंबल क्या बनाया, आर वेक्टर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये क्या हो गई पोजीशन। लेकिन हमारी बात अधूरी है, इसको थोड़ा हम और अच्छी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो मैंने आपको इसका कोऑर्डिनेट बताया x, y। एक्स और वाई को आप जानते हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिलहाल हम जनरल इक्वेशन बना रहे हैं तो उसको एक्स और वाई ही लिखेंगे। डन, ठीक। अब एक्स और वाई के फॉर्मूला में इसको लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, तो फिर से वही तरीका अपनाइए। इस पॉइंट पी पर जाना है तो पहले मैं एक्स इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में कितना चलाऊंगा, एक्स मीटर। यहां पहुंच गया, क्या मैं पी पर पहुंच गया, क्या आंसर नो। पी को भी उधर की तरफ, वाई की तरफ, तो मेरे को कितना और चलना पड़ेगा, वाई की डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, वाई मीटर। तो अब मैं कहां पहुंच जाऊंगा, पॉइंट पी पर। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई, क्योंकि इनके अनुसार जब मैं एक्स की डायरेक्शन में एक्स मीटर चलता हूं और वाई की डायरेक्शन में वाई मीटर चलता हूं तो मैं कहां पहुंच जाता हूं, पॉइंट पी पर पहुंच जाता हूं। तो अब मैं इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा, देखिए इस तरह से। पहले मैं किस डायरेक्शन में चला, एक्स की डायरेक्शन में कितना, एक्स। क्या सबूत है एक्स की डायरेक्शन में चला, तो ये सबूत आई के। क्या मैं पॉइंट पी में फंस गया, आंसर नो। अभी मुझे कहां जाना है, तो प्लस वाई मीटर और चलना है। क्या सबूत है, वाई की डायरेक्शन में चला, तो क्या सही होगे, ठीक है। और मैं कहां पहुंच गया, पॉइंट पी पर। तो ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, आर के। कभी आर भी कहां पहुंचाता है, पॉइंट पी पर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये पोजीशन वेक्टर लिखेगा क्या होता है, तरीका होता है। तो क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जैसे दे दिया आपको 3,5, तो आप उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लोगे, बताओ। आपको पॉइंट दे दिया और उसकी कोऑर्डिनेट आपको बता दी 3,5, तो आप उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लोगे, 3i कैप प्लस 5i कैप। अगर माइनस का 5 हो तो यहाँ क्या लगा देते, माइनस। तो सिंपली आप उसका माइनस हो जाएगा सर, जी और आई, ये माइनस हो जाएगा। अब वो कैसे माइनस होगा वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो उसका दिया गया है कि वो ऊपर नहीं गया, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं गया, वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया। चलिए, अब ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया, बट हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, मॉड लगाएंगे बेटा। अब मॉड को सॉल्व करने के दो मेथड है। मेथड एक ही है लेकिन वेट को बनाते जाते हैं फिजिक्स वाले। देखो ये क्या बन गया, राइट एंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमको क्या निकालना है, आर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हम यहाँ पर डायरेक्ट बताते हैं इस तरह से। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पुराना हो गया, हम यहाँ पर ये बताते हैं कि आई का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स, तो हमें क्या कर देना है, एक्स का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है, वाई का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन। अब आप एक्स की वैल्यू रख दीजिए, वाई की वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, और आंसर वही जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम भी ये देती है और ये भी देता है, ठीक है। तो हम इसका ज्यादा यूज करेंगे, आई का कोएफिशिएंट लिखेंगे, जे का कोएफिशिएंट लिखेंगे। अगर 3 डायमेंशन है तो 3 दिया जाएगा,
तो के का कोएफिशिएंट। समझ में आ गई बात? तो ये पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझिए, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसी डायग्राम पर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना। ये पॉइंट P है, मेरे रिस्पेक्ट में ये आदमी की पोजीशन है T1 टाइमिंग पर दिस, और इसको मैं नाम देता हूं x1, y। ठीक है, तो अगर मुझे एक आदमी को पहुंचना है तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, x डायरेक्शन में x1 और y डायरेक्शन में y1। तो मैं कहां पर खड़ा हूं, पोजीशन P पर, और इसको मैं नाम देता हूं R1। ठीक है बेटा, अब मैं क्या देखता हूं कि मैं यहीं खड़ा हूं, ये आदमी का कोई दोस्त आया, ये उससे मिलने चला गया, तो अब मैं इसको देख रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि अब ये आदमी यहां पर है, तो अब इसकी पोजीशन ये है, ये Q, इसकी पोजीशन क्या है, U नाम दे सकते हो या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और एरो मैं ऐसे बताऊंगा। तो पहले वो यहां था, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं इसको नाम दूंगा R2 वेक्टर। क्या नाम दूंगा बेटा, R2 वेक्टर। और अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2। तो अगर मैं इसका बनाना चाहता हूं तो यहां से यहां तक का, तो ये कितना था बेटा, x1 का, तो इसका मुझे लेना पड़ेगा, तो यहां तक का कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा y2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा इसका x2। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इस लोकेशन पर। तो इस पॉइंट की पोजीशन R1 मेरे से, और इसकी पोजीशन R2 भी मेरे से। ये T1 टाइमिंग पर और ये कितने टाइमिंग पर है, T2। तो अब बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मुझे पता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं काइनेमेटिक्स में। तो हम ये एरो लेकिन बनाएंगे कैसे, P से Q गया या Q से P गया बेटा, P से क्या था, तो बाद में कहा गया। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, लाइक दिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका नाम मैं कर दिया क्लियर, ओके। अब इसको देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा चलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने से पहले हम पहले पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम पहले लिखेंगे पोजीशन, तो इस तरह से लिखेंगे पोजीशन ऑफ, सिंपली हम पहले ऐसे लिखते हैं, चलो ठीक है लिखिए, पोजीशन ऑफ P इज, उसको हमने नाम क्या दिया बेटा, R1 वेक्टर। बताइए कैसे लिखोगे, तरीका आपको बता देता हूं, x1 i कैप प्लस y1, ठीक है, i और j के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन ऑफ Q इज R2, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये लास्ट पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है, तो आंसर है नाउ, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहा है बेटा, P Q का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसको नाम क्या दिया, S। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आपका S, ठीक है, ये S किसके बराबर है बेटा, आंसर PQ के बराबर है आपका। अब देखो जरा PQ, तो हम जानते हैं ये फाइनल पोजीशन है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप PQ वेक्टर को कैसे लिखोगे, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, समझ गए ना।
तो क्या मिलेगा आपको पी क्यू वेक्टर। पोजीशन तो मैं ही बताऊंगा ना भाई, मेरे से तो बताऊंगा पोजीशन। ओके, तो मेरे से फाइनल पोजीशन कितनी है इसकी क्यू, और मेरे से इनिशियल पोजीशन क्या है पी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है एस। इसका नाम क्या रखा R2 वेक्टर, इसका नाम क्या रखा R1 वेक्टर। R2 वेक्टर की वैल्यू बताइए। एक्स बनाएंगे प्लस वाई बनाएंगे, ठीक है। क्या लगाया था R1 की पोजीशन बताइए। सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा। देखो आई से माइनस प्लस होगा, जे से ही माइनस प्लस होगा, आई जे से नहीं हो सकता, ठीक है। सेम वेक्टर सेम से ही होना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, या सॉरी क्या बोल रहा था सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए इसमें देखिए कौन निकल रहा है आई के x2 माइनस x1, दोनों में कौन निकल रहा है प्लस y2 माइनस y1, दोनों कौन के निकला होगा ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई और जे लगे हुए हैं। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है रूट लगाओगे, आई का कोएफिशिएंट क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और जे का कोएफिशिएंट क्या है और अगर ये क्या बोलता था उसका आया। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी कोई क्या निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे हो ठीक है, समझ आएगा बेटा सबको ये। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, और जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका टॉपिक